अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। जमात इस्लामी कराची के मरकजी रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान ने 29 रोज बाद सिंध असम्बली के बाहर से धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुतालबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाने पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत सिंध हुकूमत से इज़हार तशक्कुर भी किया और कारकुनों के भी पुरअमन रहने की अपील की है। के लिए पूरे सिंध के अवाम के हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद आपने की है, इसमें वाज़ेह और मुतय्यन तौर पर हमारा ये मुआहदा हुआ है और ये पूरी कौम के सामने इसको नासिर हुसैन शाह साहब ने पेश किया है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि नासिर हुसैन शाह साहब भी, मुराद अली शाह साहब भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, ये तमाम हजरात और इस कमेटी के जो मोहतरम जिम्मेदारान हैं, वो इस मुआहदे के ऊपर फौरी अमल दरामद को इंशाअल्लाह यकीनी बनाएंगे जिस तरह के बताया गया है। और जितनी चीज़ें भी कराची और कराची समेत पूरे सूबे के शहरी और देही अवाम के लिए ज़रूरी हैं, उनमें अपना जो है वो किरदार इंशाअल्लाह ताला अदा करेंगे। और अगर जाहिर सी बात है कि हम जहाँ पर जब आए थे तो हम कोई गोलियाँ चलाने, लड़ने झगड़ने नहीं आए थे और हमने पुरअमन जिद्दोजहद की एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। इसलिए मैं आप सबको भी, अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, जवानों को और जो कुछ भी जो है वो तमाम लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, उस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। जमात इस्लामी को मनाने की कोशिश कामयाब। आधी रात के बाद सूबाई वजीर नासिर शाह और PP रहनुमा वक़ार मेहदी जमात इस्लामी के धरने में पहुंच गए और मुज़ाकरात किए। जमात इस्लामी ने आज अहम शाहराहें ब्लॉक ना करने की यकीन दहानी करवा दी है। सिंध हुकूमत ने तमाम तिब्बी मराकज़ और इदारे दोबारा बल्दियाती इदारों को वापस देने के लिए तरमीम का यकीन दिलवा दिया। तमाम यूनियंस को आबादी के लिहाज से फ़र्ज देने की यकीन दहानी करवाई गई है। साथ साथ ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, जबकि तमाम यूनियन काउंसिल्स को आबादी के लिहाज से फंड्स दिए जाएंगे। हुकूमत तालीमी इदारों में तलबा यूनियन की बहाली और इनके इंतखाबात का फौरी एहतमाम करेगी और इसके लिए ज़रूरी कानून साजी की जाएगी। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए सिंध हुकूमत शहरी हुकूमत की मदद के लिए फौरी और ज़रूरी इक़दाम करेगी और इंशाअल्लाह इन चीज़ों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो कराची, हमारे दीगर शहर या जो इलाके हैं पूरे सूबे के, वहाँ पे तरक्की के लिए इंशाअल्लाह सब मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाब हिकमत अमली सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने जल्द वजीर आला के जमात इस्लामी के मरकज जाने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी बेहतरीन इत्तेहाद के लिए कोशिशें मजीद तेज भी कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वजीर आला सिंध जल्द इदारा नूर हक जाएंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने जमात इस्लामी कारकुनों से धरना खत्म करने की अपील और वजीर आला की इदारा नूर हक जाने का ऐलान करते हुए इंतहाई खुशगवार मूड में दिखाई दिए। जब सारी चीज़ें मनवा ली गई हैं तो अब धरने को ख़त्म करें वो रिक्वेस्ट। और दूसरा, चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब इदारा नूर हक में आएंगे अपने दोस्तों के हमरा और वहाँ पे आके सबसे मुलाकात करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे जब ये धरना है। तो अब तो इसकी बात मान ली जाएगी। सेनेट का अहम इजलास आज 10:30 बजे होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूरी के लिए ऐवान पे पेश करेंगे। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट के क़याम का बिल पेश करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से अपने अपने अरकान को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दिलावर खान ग्रुप से राबते की भी इत्तलात है। ऐवान बाला में दिलावर खान ग्रुप का वोट इन बिलों की मंजूरी के लिए एक बार फिर फैसला कुन होगा। गरीब की दुआओं से अल्लाह की बरकत आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जब गरीब को ताकतवर के मुकाबले में इंसाफ मिलता है तो वो दुआएं देता है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अगर कोई समझता है कि कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की कर सकता है तो वो ख्वाबों की दुनिया में रहता है।
मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी का ख्याल है कि मुल्क तरक्की कर सकता है रूल ऑफ लॉ के बगैर, रियलिटी में ये है कि आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं। मुल्क में ताकतवर डाकू है, उसको तो इस सिस्टम ने बड़ा फायदा पहुंचाया है, लेकिन आम आदमी उसको जरूरत है इन रिफॉर्म्स की। और जैसे जैसे हम प्रोटेक्शन देते रहेंगे अपने लोगों को, अल्लाह की बरकत आएगी इस मुल्क में। तो अल्लाह की बरकत तब आती है जब गरीब आदमी जब अस्पताल में जाता है और उसकी एक स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस पे उसका इलाज होता है, उसकी तकलीफ होती है, उसकी दुआएं निकलती हैं, वो अल्लाह उसकी दुआएं सुनता है। जब एक गरीब आदमी को इंसाफ मिलता है ताकतवर के खिलाफ, उसके घर के ऊपर कब्जा हो जाता है या उसकी ज़मीन पे और रियासत उसकी ज़मीन छुड़वाती है, ताकतवर को सजा देती है, उसकी दुआएं निकलती है उस स्टेट। और अब बात करते हैं कोरोना के हवाले से। पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में मजीद तेज़ी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वबा ने मजीद 30 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया और उसके साथ ही कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 29,192 हो चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना मरीजों की शरह 12% के करीब रही। मजीद 8,183 केसेस के साथ शरह 11.92% तक पहुँच गई है, जबकि मुल्क भर में 1,353 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क के दीगर शहरों की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 1,285 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12.95% रही। हर दिन बढ़ती शरह के बावजूद शहर इक़्तिदार वाले SOP पर अमल करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जबकि लाहौर की भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 1,380 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20.06% रिकॉर्ड की गई। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा रफीक, जबकि लाहौर से हमें ज्वाइन किया है वहीद गुज्जर ने। सबसे पहले रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का। बिस्मा, बताइएगा इंतजामिया क्यों नाकाम है SOPs पर अमल करवाने में? बिस्मा से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीद, आप बताइएगा लाहौर में आप क्या मजमूई सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शहर में कोरोना से सूरत हाल जो है दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। अगर बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर में 1,380 केस जो है रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर सूबे भर की बात की जाए तो सूबे भर में 2385 केस जो है रिपोर्ट हुए हैं और जबकि 6 अफराद जो है शहर लाहौर में अपनी ज़िंदगी की बाजी कोरोना वायरस की वजह से हार चुके हैं। इसी तरह अगर मुस्बत केसेस शरह की बात की जाए तो लाहौर में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 20 जो है वो 7 रिकॉर्ड की गई है, जबकि सूबे भर में तमाम शहरों की मुस्बत केसेस की शरह जो है वो 9.6 रिकॉर्ड की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल जो बिगड़ती चली जा रही है। हमने देखा कि सर्विस अस्पताल पे मौजूद है, यहाँ पर डॉक्टर के मुताबिक जो है रोज़ाना की बुनियाद पर 150 से 200 के करीब जो है मरीज़ आते हैं रोज़ाना, और इस वक्त जो है 18 के करीब जो है कन्फर्म केस यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि कुछ मरीज़ जो है यहाँ पर वेटिंग पर हैं जिनकी रिपोर्ट का जो इंतज़ार किया जा रहा है। जबकि दूसरी जाने अगर बात की जाए तो कुछ शहरी जो हैं जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं वो सेहतयाब भी हो रहे हैं। जबकि अगर कोरोना SOPs की बात की जाए तो इंतज़ामिया को हमने देखा कि इस हवाले से उस तरह से हमने देखा कि एक्टिव नज़र नहीं आ रही। गुज़श्ता बरस जो है हमने देखा था कि जब 1000 से ज़ायद केस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे, हुकूमत की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ जो देखने को मिली थी, मगर इस वक्त हमने देखा कि SOPs के हवाले से ना तो शहरी मजीद बिगड़ रही है। लेकिन इस बार वहीद आपका ये कहना है कि हुकूमत की सख्तियाँ पिछले साल की निस्बत नहीं बढ़ाई जा रही। रुक कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहाँ बिस्मा रफीक हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मा, आप बताइएगा कि एक तो मजमूई सूरत हाल इस्लामाबाद की क्या है और क्या वहाँ के शहरी कोरोना SOPs पर अमल कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मुल्क भर की तरह जो कोरोना के वार है वो तेज़ी से फैलते जा रहे हैं। अब जैसे कि इस्लामाबाद के हवाले से बात की जाए तो इस्लामाबाद गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में 1480 के करीब जो है वो नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि इस्लामाबाद की जो शरह है वो 12.52% तक पहुँच चुकी है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना तो काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि अमवात भी कोरोना से जो है इस्लामाबाद में 3 जो है वो सामने नज़र आ रही थी। इसी हवाले से अगर मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँ तो जैसे कि इस वक्त मैं पिम्स में मौजूद हूँ और पिम्स में यहाँ पर 16 अफराद जो हैं वो कोरोना मरीज़ से मुतासर और यहाँ पर मौजूद है। जबकि यहाँ के तिब्बी माहिरीन का यही कहना है कि यहाँ पर अभी भी हम शहरियों को देखते हैं तो वो लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत को जो है वो सख्त इक़दाम उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। जैसे कि पिछले दिनों हुकूमत ने इस्लामाबाद की जो है वो कुछ गलियाँ भी सील की थी, जो उसके 2 दिन बाद जो है वो अब डीसील कर दी गई है। भी कुछ गलियाँ सील की थी। इस्लामाबाद से मैं अपडेट कर रही थी बिस्मा रफीक, जबकि लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे वहीद गुज्जर। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।
اور اب کھیل کے میدان سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے اور بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کی۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے لیے رنگا رنگ افتتاحی تقریب کے ذریعے لیگ کا آغاز کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں گلوکار عاطف اسلم اور آئمہ بیگ نے اپنی آواز کا جادو جگایا، جبکہ اسٹیڈیم کی اسکرین پر پاکستان کی 70 سالہ کرکٹ تاریخ ڈاکیومنٹری کی صورت میں پیش کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا لیگ کو اوپن کرنے کا پیغام بھی اسٹیڈیم میں اسکرین پر دکھایا گیا، جس کے بعد شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کا احوال جانیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں کرکٹ کے سب سے بڑے میلے کی شروعات رنگا رنگ افتتاحی تقریب سے ہو گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ افتتاحی تقریب میں چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی آواز میں خصوصی ڈاکیومنٹری دکھائی گئی، جس میں پاکستان کرکٹ کے نشیب و فراز بیان کیے گئے۔ پی ایس ایل کا تھیم سانگ آگے دیکھ گانے والے عاطف اسلم اور آئمہ بیگ نے بھی تقریب کا لیول بڑھایا۔ کئی ہزار فٹ بلندی سے نیچے کودنے والے پیراٹروپرز جب اسٹیڈیم کے احاطے میں اترے تو شائقین نے پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پاکستان سپر لیگ 7 کے پہلے میچ میں دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز نے کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ شاندار کارکردگی پر عمران طاہر پلیئرز آف دی میچ رہے۔ آج دوسرے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوگا۔ پی ایس ایل 7 کا پہلا میچ لو سکورنگ رہا۔ دفاعی چیمپئن ملتان سلطانز نے فتح سے ایونٹ کا آغاز کیا، کراچی کنگز کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ٹاس جیت کر ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے فیلڈنگ کا انتخاب کیا۔ بولنگ کریں گے کیونکہ فرش پچ ہے، دیکھنا چاہتے صرف کنڈیشن کو اسیس کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے کھیلتے ہوئے کراچی کنگز نے 5 وکٹوں پر 124 رنز بنائے۔ شرجیل خان 3 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 43 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عمران طاہر نے 3 جبکہ شاہنواز دھانی اور خوشدل شاہ نے 1 وکٹ حاصل کی۔ جواب میں محمد رضوان نے کراچی کنگز کے چھکے چھڑا دیے۔ 124 رنز کا ہدف نصف سنچری بنا کر آسان بنا دیا۔ 3 وکٹوں کے نقصان پر 125 رنز کا ہدف حاصل کر لیا۔ پی ایس ایل میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی ٹکرائیں گی۔ میچ شام 7:30 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان سپر لیگ کے شروع ہوتے ہی شائقین کرکٹ جنون میں مبتلا ہو گئے۔ نیشنل اسٹیڈیم میں پہلے میچ کا لائیو ایکشن دیکھنے والے ایونٹ کراچی میں انعقاد پر بہت خوش دکھائی دیے۔ بہت اچھا میچ تھا اور میں نے بہت انجوائے کیا اور میں نے دونوں ٹیموں کو سپورٹ کیا، لیکن ملتان سلطان یہ میچ جیت گئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بابر اعظم تو کھیل رہے تھے مگر وہ جلدی آؤٹ ہو گئے تو بہت مس کیا ان کو۔ میچ بہت اچھا 1 سائڈ میچ ہو گیا تھا۔ یہ کرکٹ میں اس طرح ہوتا ہے، کھیلے کراچی جیتے، ملتان جیتے، جیت پاکستان کی ہے، جیت پی ایس ایل کی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ کرکٹ میں ہوتا ہے۔ شزیل ورلڈ کپ میں نہیں تھے اور مزہ آ گیا۔ شزیل اتنے دنوں کے بعد کھیلے لیکن موٹے ہو گئے، تھوڑے آلو کم کھایا کریں۔ بہت اچھا ہوا ہے اور کراچی کے جیسے ہم تو کراچی کے سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن کراچی آج میچ ہار رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی کا راج برقرار ہے۔ سندھ اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند سے معمولات زندگی متاثر ہے۔ آج صبح بھی موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ شمالی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بارشوں اور برف باری کے بعد ٹھنڈ بھی بڑھ گئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں خون جما دینے والی سردی سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آزاد کشمیر کے سیاحتی مقام پیر چناسی میں سیاحوں کا رش بڑھ گیا۔ سیاحوں نے پیر چناسی کو سب سے محفوظ ٹورسٹ اسپاٹ قرار دے دیا۔ دوسری جانب پہلی بار اس برف پوش پہاڑ پر شادی کی خوشی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جو آزاد کشمیر میں اس سے قبل کبھی نہیں ہوا۔ اس وقت ہمارے نمائندہ ارحم شیخ بھی وہیں موجود ہیں۔ جی ارحم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے خوبصورت سیاحتی مقام سرم پر، اور یہاں پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ بڑی تعداد سیاحوں کی موجود ہے۔ یہاں پر فیملیز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پہلی دفعہ جو ہے وہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ یہاں پر شادی کی سیلیبریشن جو ہے وہ برف پوش پہاڑوں پر کی جا رہی ہے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو پہلی دفعہ ہم نے بھی دیکھا ہے۔ لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ باربیکیو بھی کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر فیملیز بھی آئی ہوئی ہیں، اور جو آنے والے لوگ ہیں سیاح ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کی یہ برف پوش چوٹیاں، یہ پہاڑ یہ انتہائی خوبصورت ہے، اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ ایک سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اس لیے اپنے جو گھروں کے جو فیسٹیول ہیں، جو اپنے جو ان کے پروگرامات ہیں، وہ بھی یہاں پر آ کر یہ لوگ منعقد کر رہے ہیں۔ اسی لیے آزاد کشمیر کو سیاحوں کے لیے ایک پرامن جگہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آ کر سیاح انجوائے کر سکتے ہیں اور مختلف قسم کی تقریبات بھی یہاں پر کی جا سکتی ہیں۔ جی ارحم، بہت شکریہ آپ کا۔
बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट के मुलाजमीन अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। सेक्रेटरीट के दरवाजे बंद होने के बायस दूर दराज से आने वाले साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट का, जिसके दरवाजों को अवामी खिदमत के लिए यहाँ तैनात किए जाने वाले मुलाजमीन ने एहतजाजन बंद कर दिया है। मुलाजमीन अलाउंसेस में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। सेक्रेटरीट आने वाले साइलिन दरवाजा खोलने के लिए सदाएं लगाते रहे। अपने मसाइल के हल की तलाश में सिविल सेक्रेटरीट आने वाले साइलिन कहते हैं आए रोज मुलाजमीन की हड़ताल और एहतजाज से परेशानी का सामना करना पड़ता है। बलूचिस्तान के सारे अजला से लोग जो आ रहे हैं या यहाँ धक्के खा रहे हैं, उनका क्या बनेगा? ये तो चलो ज़बरदस्ती से गेट बंद करके अपने मसाइल हल करवा लेंगे, ज़बरदस्ती करवा लेंगे। ये गरीब मुझ जैसे यहाँ धक्के खा रहे हैं, इनका क्या बनेगा? मारे फिर रहे सेक्रेटरीट के गेट पे जो कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये लोग दूर दराज से आते हैं, कभी जो है सेक्रेटरीट बंद होता है, कभी क्या होता है, कभी हड़ताल होता है, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। हमारी जो है ना फैले पड़े हुए हैं, अब मुलाजमीन है, हम आते हैं यहाँ पे अपनी मसला हल करने के लिए, लेकिन यहाँ जो है ना गेट पे ताला लगा हुआ है। सेक्रेटरीट आने वाले शहरियों ने सूबाई हुकूमत से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन यासिन खान के साथ मोहम्मद फैजान खान, GTV न्यूज़, कोयटा। बलूचिस्तान के इलाके कैच में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों की फायरिंग में 10 फौजी जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हमला 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब किया गया। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन करके 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया। शरपसंदों का सिक्योरिटी फोर्सेस पर फिर हमला, 10 फौजी वतन अजीज पर जान निछावर कर गए। ISPR से जारी बयान के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके केच में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों के हमले में 10 फौजी जवान शहीद हुए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दहशतगर्दों ने 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब चेक पोस्ट पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गया। ISPR के मुताबिक वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का फॉलो अप क्लियरेंस ऑपरेशन ताहाल जारी है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान का मजीद कहना था कि मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरज़्म है। हर कीमत पर दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलूचिस्तान के इलाके में कैच की सिक्योरिटी फोर्सेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। अपना ट्विटर बयान में 10 शहीद जवानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने केच में दहशतगर्दों के हमले को पिस्पा किया। पाकिस्तान को हर किस्म की दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाही दहशतगर्दों से महफूज रखने के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करें। कराची में सोराब कोट के करीब ट्रैफिक हादसे में 9 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। बच्चे की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जानते हैं अपने नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइएगा। बिल्कुल, सुपर हाईवे सुपर मार्केट के करीब जो है ये हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू काम की जाने से कि बच्चा जो है रोड क्रॉस कर रहा था कि सामने से जो है तेज रफ्तार गाड़ी है जिससे बच्चे को जो है टक्कर मारी और बच्चा जो है शदीद जख्मी हालत में जब बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था तो दौरान इलाज जो है दम तोड़ गया। बच्चे की शनाख्त जो है 9 साला वकास के नाम से आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स मिलकर हुकूमत को मामू बनाने लगे। महकमा सेहत बलूचिस्तान ने 1 माह में रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीन लगा दी। फरवरी से नवंबर तक 9 माह के दौरान सिर्फ 22,17,341 अफराद की वैक्सीनेशन की गई, जबकि 1 माह में 27 लाख से ज्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई गई। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, 1 माह में इतनी वैक्सीन लगा दी गई, क्या मामला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन सेंटर की जानिब से रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है कि किस हफ्ते में और किस दिन में कितने लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है। इस दफा जो है दिसंबर की जो रिपोर्ट सामने आई है उसने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि सिर्फ 1 माह के दौरान जो है बलूचिस्तान में जो कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई है उसकी तादाद 27,26,492। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। दौर जदीद में नौजवानों को उर्दू शायरी के करीब लाने वाले मकबूल शायर अब्बास ताबिश के साथ लाहौर में एक शाम मनाई गई। तकरीब में शरीक शोरा ने भी खूबसूरत अशआर सुनाए। तकरीब का अहवाल जानते हैं मोहम्मद जिशान की रिपोर्ट में। ज़मीन थी मगर उससे पानी कभी खट्टा कभी मीठा कभी खारी।
میرے اعصاب معطل نہیں ہونے دیں گے، یہ پرندے مجھے پاگل نہیں ہونے دیں گے۔ قومی زبان اردو کے فروغ کے لیے مجلس ترقی ادب لاہور نے معروف شاعر عباس تابش کے ساتھ ایک شام منائی۔ ادبی چائے خانہ میں منعقد تقریب میں اردو کے نامور شعراء منصور آفاق، خالد ندیم شانی اور دیگر شعراء کرام نے شرکت کی۔ تقریب کے دلہا عباس تابش نے اپنے منفرد انداز میں اشعار سنا کر ماحول کو گرما دیا۔ دعائیں مانگنے والوں ہمارے ساتھ چلو، دعائیں مانگنے والوں ہمارے ساتھ چلو، ہم آج رات ندی میں چراغ چھوڑیں۔ مشاعرے میں سینئر شعراء کے ساتھ ساتھ نوجوان شعراء نے بھی خوبصورت اشعار سنائے اور خوب داد وصول کی۔ کون کیسا ہے، کیوں ہے، تیرا کیا لگتا ہے، پوچھتا رہتا ہے تو میرا خدا لگتا ہے۔ فقط مال و زر دیوار و در اچھا نہیں لگتا، جہاں بچے نہیں ہوتے وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ محفل مشاعرہ میں شعراء کرام کے ساتھ ادب سے تعلق رکھنے اور دلچسپی رکھنے والوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین نعمان اجاز کے ساتھ محمد ذیشان نواز، جی ٹی وی نیوز لاہور۔ دیکھتے رہیے جی ٹی وی نیوز۔